नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आ गया हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब मेरी मम्मी यानी मेरी नानी की नई नई शादी हुई थी मेरे नाना के साथ। उस जमाने में घर में बिजलियां, पानी, घड़ी आदि कुछ भी नहीं होता था। ना ही पक्की सड़क होती थी और ना ही कोई वाहन की सुविधा थी। लोग दिन के उजाले में सारा काम निपटा लेते और शाम को सूरज ढलते ही सब अपने घरों में दुबक जाते। फिर सुबह तड़क 4 बजे मुर्गे की पहली आवाज सुनकर उठते और रोजमर्रा के काम निपटाने लगते। नानी सुबह मुर्गे की पहली आवाज के साथ अपनी सास के साथ नदी किनारे निकल जाती। वहां कपड़े धोकर नदी में स्नान करती और फिर नदी का मीठा स्वच्छ जल कलश में भरकर दोनों घर वापस आ जाती। फिर सबको नाश्ता और चाय बनाकर खिलाती। यही हर रोज का नियम था। उस समय घर की स्त्रियां सबसे पहले मुंह अंधेरे में अपना स्नान और सफाई कर लेती, क्योंकि सुबह उजाला होने के बाद तो नदी पर पुरुषों और लड़कों का स्नान और तैराकी चलती, तो कोई अपनी गाय भैंस को नहलाने ले जाता था। इसलिए गांव में सबसे पहले औरतें ही नदी पर जाती और उनके लौटने पर ही घर के पुरुष और लड़के नदी पर जाया करते थे। एक रात ना जाने क्या हुआ कि नानी के घरेलू मुर्गे ने रात के 1:30 बजे ही आवाज दे डाली। मुर्गे की आवाज सुनकर नानी और उनकी सास जग गई और नदी पर धोने के लिए मैले कपड़े की गठरी बनाने लगी। उनको यही लगा कि सुबह के 4 बज गए, क्योंकि मुर्गे ने आवाज जो दे दी थी, और वो दोनों कपड़े बर्तन समेत नदी किनारे चल पड़ी। आज रास्ता काफी सुनसान हो रखा था और गांव की औरतें भी नजर नहीं आ रही थी। नानी और उनकी सास ने सोचा, चलो अच्छा है, जब तक बाकी औरतें नदी पर आएंगी तब तक हम कपड़े धोकर स्नान भी कर लेंगे। चलो, बहुत बढ़िया बात हुई। एक बात उनके समझ में नहीं आ रही थी कि आज इतना सन्नाटा क्यों है, वरना सुबह के होने पर तो लोग बाग भी जाते हैं नदी पर, या कोई लकड़ी काटने निकलता है तो रास्ते में मुलाकात हो जाती है। पर आज तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर। ऊपर से उल्लू और चमगादड़ों की भयानक आवाज और जंगली जानवरों के गरजना उन दोनों के कलेजा कपा रहा था। दोनों ने घर वापस जाने का सोचा, पर नानी बोली, अरे मम्मी, अब तो हम नदी किनारे पहुंच भी गए हैं, तो वापस जाने से अच्छा होगा हम कपड़े धोकर नहा लेते हैं, फिर पानी भरकर निकलने लगेंगे आराम से। तब तक सब लोग आने लगेंगे ना, और हमारा काम निपट गया तो देखकर सब औरतें जल जाएंगी कि ये सास बहू सबसे तेज है काम में। यही सोचकर दोनों सास बहू फटाफट कपड़े धोने लगी। सारे कपड़े धोने के बाद भी अब तक कोई और नहीं आया था वहाँ। फिर दोनों नदी में उतर गईं स्नान करने के लिए। चांदनी रात और पानी कितना ठंडा शीतल, सारी थकावट गायब हो गई। दोनों सास बहू ने काफी देर तक नदी के शीतल जल में नहाया, फिर भी उन्हें सिवा जंगली जानवरों की आवाज के अलावा और कोई आवाज नहीं सुनाई दी, ना कोई नजर आया। नहाने के बाद दोनों ने घर से लाए सूखे वस्त्र पहने और गीले वस्त्र भी धो डाले। अरे बहू, कमाल है, हमारा सारा काम भी निपट गया, बस अब पानी भरकर घर चलती हैं। पर कोई अब तक यहाँ नजर क्यों नहीं आ रहा? हाँ मम्मी, वही तो मैं कब से सोच रही हूँ। आखिर सब गांव वाले गए तो गए कहाँ? मेरी नानी और उनकी सास ने अपने पहने हुए कपड़े भी नहाने के बाद धो लिए। अभी वो कपड़े धोकर निचोड़ ही रही थी कि उनको नदी के पानी में बुड़बुड़ाहट महसूस हुई। नानी और उनकी सास का ध्यान उस आवाज की तरफ गया तो दोनों ही हक्की बक्की रह गई। नदी के पानी में जो बुड़बुड़ होकर उबाल खा रहा था
उसमें से एक औरत लाल साड़ी पहनी हुई दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार की हुई नदी में से निकली। उसके हाथ में पीतल की थाली थी। उस थाली में नारियल, हरा फूल, सिंदूर और कुछ मिठाई के साथ फल भी थे। वो औरत नदी के ठीक बीचों बीच ऐसे चली जा रही थी जैसे वो जमीन पर चल रही हो। नानी की सास ने उसे आवाज लगाई, अरे छोरी, नदी के पानी में मत जाइए, बीच पानी घड़ा गहरा है। पर उस औरत को जैसे उनकी आवाज ही नहीं सुनाई दी थी। अरे ये कौन है? हमारे गांव में तो इन दिनों फिलहाल किसी की नई शादी तो हुई नहीं, फिर ये छोरी किधर से आ गई? नानी और उनकी सास ने कई बार उस दुल्हन को पुकारा, पर वो नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हुई और अपनी थाली से एक एक चीज उठाकर नदी में डालने लगी। नानी और उनकी सास बहुत देर तक उस दुल्हन को आवाज देते रहे, पर वो तो अपनी ही धुन में खोई नदी के बीच गहरे पानी में खड़ी अपनी पीतल की थाली से एक एक सामग्री नदी के पानी में फेंक रही थी और उसके आसपास पानी के बुलबुले बहुत तेजी से उठ गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नदी का पानी खौल रहा है। नानी की सास बोली, नीरा बोडम वाली छोरी लग रही है, चल अपना काम तो सब निपट गया से, मार गोड़ी वो बावड़ी छोरी को। हमें क्या, चल बहू, हम तो अपने घर को निकलते हैं, चल। वो दोनों अपने धुले कपड़े समेटकर घड़े और कलश में पानी भरकर अपने घर के लिए वापसी निकले। दोनों कुछ ही आगे बढ़े थे कि पीछे से नदी के पानी में उछाल जैसी तेज आवाज आई। नानी और उनकी सास ने जब पीछे पलटकर नदी की तरफ देखा तो डर के मारे उनके सर से पानी का कलश और धुले कपड़े की बाल्टी भी हाथ से गिर गई। हे राम, बचा लो हमको, कहती हुई नानी और उनकी सास कपड़े बर्तन सब वहीं फेंककर सरपट भागने लगी। बचाओ बचाओ, दोनों चीखती हुई भागने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि नदी के पानी में जो दुल्हन उन्होंने खड़ी देखी थी वही तेजी से पानी पर दौड़ती हुई नानी और उनकी सास का पीछे आ रही थी। हे सांवरे सेठ जी, बचा लीजिए। वो दोनों बहुत तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगी और वो दुल्हन घूंघट में ही पानी पर दौड़ती हुई आ रही थी। हे रामदेव, ये क्या मुसीबत है, ये कौन सी बला है? कोई इंसान तो इस तरह कभी पानी पर नहीं भाग सकता। वो दोनों सरपट भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए, पर रास्ते में भी उनको कोई गांव वाला नहीं मिला। दोनों बहुत दूर दौड़ने के कारण हांफने लगी और थोड़ा रुक गई। तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस हुए। दोनों ने पलटकर देखा तो वही दुल्हन उनके पीछे खड़ी थी और उसके हाथ नानी और उनकी सास के कंधे पर थे। अरे बेटी, छोड़ दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इस तरह हमारे साथ कर रही हो? वो दुल्हन कुछ कहने की वजह नानी और उनकी सास की चोटी पकड़ ली और दोनों को हवा में गेंद की तरह घुमाती हुई दूर फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। नानी और उनकी सास की तो दर्द से हालत खराब हो गई थी। उनको ये समझते देरी नहीं लगी कि ये कोई लड़की नहीं हो सकती। किसी लड़की में इतनी ताकत कहाँ जो दो स्त्रियों को बाल से पकड़कर हवा में गेंद की तरह उछाल दे। उन दोनों की समझ में कुछ आ पाता उससे पहले कि हवा की तेज झोंके से उस दुल्हन का घूंघट सरक गया जो उस समय हंस रही थी। नानी और उनकी सास के होश उड़ गए उसकी शक्ल देखकर। भूत भूत भूत, बचाओ बचाओ, भूत। अचानक उस खोखार सी दिख रही कंकालनी के हाथ लंबे और लंबे होते गए। वो कोई दुल्हन नहीं, वो कंकालनी थी। उसके सर से पैर तक बस हड्डियां ही हड्डियां थी। उसके लंबे हाथ नानी और उनकी सास के गले तक पहुंच गए और उसके हाथों ने उन दोनों को फिर से गले से पकड़कर ऊपर उठा लिया और गुस्से से दहक रही पूरी तरह से काली आंखों से घूरती हुई बोली, तुम दोनों की इतनी जुर्रत की मेरे विचरण करने के समय मेरे सामने आ गई।
पता नहीं क्या इस जगह आधी रात के वक्त मैं घूमती हूँ। मेरे एकांत में खलल डालने की सजा मिलेगी तुम दोनों को। कहती हुई उस चुड़ैल ने उन दोनों को एक जामुन के पेड़ से डालियों में फंसाकर लटका दिया। नानी और उनकी सास को जामुन के पेड़ पर लटकाकर वो चुड़ैल उस पेड़ के गोल गोल चक्कर लगाती हुई हवा में उड़ने लगी और हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। नानी और सास ने उससे माफी मांगी। ये शैतानी शक्ति हमें माफ कर दो, हम तो मुर्गे की आवाज से समझे सवेरा हो गया है इसलिए गलती से यहाँ आ गए। तुम्हें तुम्हारे महान राजा की सौ। वो बोली कुछ नहीं, पर नानी और सास के कंधे ढीले हो गए और वो दोनों उस जामुन के पेड़ से नीचे गिर गए। उनको काफी चोट लगी थी, लेकिन वो दर्द और जख्म की परवाह किए बिना ही वहां से उठकर सरपट भागी। उनको भागते देख वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और वो वहां से गायब हो गई। नानी और सास डर और घबराहट से दौड़ती दौड़ती हांफने लगी थी, लेकिन जब तक अपना गांव और घर का दरवाजा नजर नहीं आया वो दौड़ती रही, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। घर के दरवाजे के आगे पहुंचकर दोनों धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई। नानी और उनकी सास पूरी तरह से जख्मी हालत में लहूलुहान हुई। अपने घर के द्वार के सामने आकर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गई। उनके गिरने की आवाज से नाना और उनके पापा की नींद टूटी और पड़ोसी भी आवाज सुनकर जाग गए। तभी मुर्गी ने सुबह 4 बजने की आवाज लगाई। नाना ने उठकर घर का किवाड़ खोलने लगे तो किवाड़ पहले ही खुली मिली। जब उनकी नजर दरवाजे के बाहर लहूलुहान बेहोश पड़ी नानी और उनकी मां पर पड़ी तो उनके मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर उनके पापा और पड़ोसी भी दौड़ते हुए आए और सबकी नजर दोनों सास बहू पर पड़ी जो लहूलुहान बेहोश पड़ी थी। सबने फटाफट उनको उठाकर घर के अंदर ले आए और पड़ोसी औरतों ने उन दोनों के कपड़े उतारे जो पूरी तरह से फटे हुए थे। फिर उन दोनों के बदन से गरम पानी में हल्दी और गुलाब जल डालकर साफ सुथरे कपड़े से पोंछा और असली घी में हल्दी पीसकर गरम किया और दोनों के जख्मों पर लेप लगाया और साफ कपड़ा उन्हें पहनाया। नाना जी ने दोनों के मुंह पर पानी के छींटे लगाए। तब कहरते हुए दोनों को होश आ गया। जब उनसे सबने उनकी हालत के बारे में पूछा तो दोनों ने डरते रोते सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर सबने कहा, चलो मुर्गे ने गलती से आधी रात को आवाज दे दी हो तो क्या हुआ, अरे कम से कम अड़ोस पड़ोस को तो आवाज दे देती, जबकि हर रोज तो हम सब साथ ही जाया करते थे। नानी और उनकी सास ने यही कहा कि मुर्गे ने आवाज दी तो हम चले गए सुबह समझकर। जब कोई नहीं आए तो हमने सोचा आज किसी की नींद नहीं खुली तो सब आ जाएंगे बाद में धीरे धीरे। यही सोचकर किसी का इंतजार नहीं करके हम निकल गए। जो भी हो, लेकिन उन दोनों को जरा सी गलती बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। बाद में गांव के बड़े बुजुर्ग से पता चला कि बहुत वर्ष पहले उनके गांव में गंगा नाम की एक बहुत खूबसूरत लड़की रहती थी। गंगा उस गांव के जमींदार की बेटी थी। गंगा की एक मेले में एक दूसरे गांव के लड़के सोमू से मुलाकात हो गई। गंगा और सोमू पहली नजर में ही एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन जब गंगा के पिता जमींदार को ये बात पता चली तो उन्होंने गंगा पर सख्ती की और उसका घर से निकलना भी बंद करवा दिया, क्योंकि सोमू छोटी जात का था। इसलिए उसे भी जमींदार के आदमियों ने बहुत मारा पीटा था और गंगा से दूर रहने की धमकी दी थी। इसी के चलते अनन फनन में जमींदार ने गंगा की शादी दूसरे गांव के जमींदार घराने में तय कर दी। गंगा अपने प्यार को खोना नहीं चाहती थी, वो किसी और की होना नहीं चाहती थी। इसीलिए किसी तरह मौका देखकर उसने किसी सहेली के हाथों सोमू को संदेशा भिजवाया था कि आज से 2 दिन बाद मेरी शादी जबरदस्ती मेरे पिता किसी जमींदार से करवा रहे हैं।
लेकिन मैं सिर्फ तुमको ही अपना पति मान चुकी हूँ। तुम परसों रात मेरे गांव के बाहर वाली नदी के किनारे मुझे लेने आ जाना और वहीं पर छुपकर मेरे आने का इंतजार करना। मैं शादी वाली रात किसी तरह घर से भागकर नदी के किनारे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। फिर हम दोनों अपने अपने घर और गांव को छोड़कर वहां से कहीं दूर निकल जाएंगे और मंदिर में देवताओं को साक्षी मानकर हम शादी कर लेंगे और पति पत्नी बनकर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। मैं दुल्हन के लिबास में घर से भागूंगी, सो सारा आभूषण हम बेचकर कहीं एक प्यारा सा घर और खूबसूरत जमीन खरीद लेंगे। फिर तुम होगे जमींदार और मैं तुम्हारी जमींदारनी। आखिर 2 दिन बीते और गंगा की शादी वाली रात आ गई। सोमू तो सबसे छुपता छुपता उस नदी किनारे आके गंगा के आने का इंतजार करने लगा। उधर गंगा शादी के जोड़े में सोने और हीरो के कीमती जेवरों से लदी फदी घर से भागने का मौका तलाश कर रही थी। उधर सोमू अपनी प्यारी गंगा के इंतजार में बेसब्री से आसमान के तारे गिन रहा था। यहाँ गंगा अपने कमरे में जब अकेली हुई तब उसने फटाफट अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और सही मौका पाकर अपने कमरे की पिछली वाली खिड़की से बाहर कूद गई और दुल्हन बनी चांदनी जैसी खूबसूरत गंगा अपने सोमू से मिलने ढेर सारे गहने और भारी साड़ी से लदी फदी दुल्हन के रूप में फटाफट भागने लगी। बहुत मुश्किल से भागती भागती प्यारी गंगा उस गांव के सरहद के बाहर नदी किनारे पहुंच गई। गंगा को दूर से ही आते देखकर छुपा हुआ सोमू उसके सामने आ गया। गंगा दौड़कर अपने प्यार सोमू से लिपट गई। गंगा और सोमू दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। ये घटना सत्य घटना आज से 76 वर्ष पुरानी है। उस समय यानी सन 1943 में साइकिल का नया नया आविष्कार भारत में हुआ था। उस जमाने में किसी के पास साइकिल होना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। सोमू उसके गांव के किसी अमीर दोस्त से साइकिल मांग कर लाया था, क्योंकि उस जमाने में कोई वाहन उपलब्ध नहीं था। सिर्फ अमीर लोग घोड़ा गाड़ी, जिसे बैल और टमटम भी कहते हैं, बस इसके अलावा साधन बैलगाड़ी ही होते थे। वो भी सिर्फ अमीरों के पास अपने बैल और घोड़े हुआ करते थे। बाकी गरीब लोग तो बेचारे पैदल ही गांव से गांव का सफर करते थे। तो सोमू ने उस जमाने में अपने भारत में नई नई इजाद हुई साइकिल किसी अमीर दोस्त से मांग कर लाया था, गंगा को भगा ले जाने के लिए। वो दोनों साइकिल पर सवार हुए और नदी किनारे को पार करते हुए रात के अंधेरे में आगे निकल गए। इधर जब गांव में गंगा की बारात आई तो विवाह वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया गया। सब लड़कियां और गंगा की माँ जो बारात देखने में व्यस्त थी, वो गंगा के कमरे की तरफ गई, लेकिन गंगा का कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। सबने सोचा शायद गंगा लघु शंका कर रही होगी, इसलिए उन्होंने कुछ देर तक दरवाजा खुलवाने के लिए संकल्प बजाई। पर जब बहुत देर तक कोई दरवाजा नहीं खुला तो सबकी चिंता बढ़ गई, क्योंकि लगन मंडप में पंडित जी बार बार दुल्हन को लाने के लिए कह रहे थे। फेरों का समय निकलता जा रहा था। जब दरवाजा बहुत देर तक भी नहीं खुला तो गंगा के जमींदार पिता और गंगा के भाई को बुलाया गया। उन्होंने पहले तो दरवाजा पीटा, फिर कोई शक होते ही उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। जब कमरे में गंगा नहीं मिली तो जमींदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जमींदार ने जोरदार थप्पड़ अपनी पत्नी को जड़ दिया। तुमसे 1000 बार कहा था उसे अकेला मत छोड़ना, पर तुम्हारा तो दिमाग ही चल गया है। अब हम लड़के वालों से क्या बताएंगे कि हमारी बेटी भाग गई है? सारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। जमींदार बिरादरी हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। गंगा के दोनों भाइयों का खून खौल गया। पिताजी, हो ना हो जरूर इसमें उस नीच लड़के का हाथ है। पहले तो उसे मारकर छोड़ा था, अब तो हाथ लगा तो उसकी बोटी बोटी अलग कर देंगे। गुस्से से फनफनाते बाप बेटे अपनी बंदूक
राइफल और तलवार के साथ अपने आदमियों को लेकर बारातियों की नजर से बचकर हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर अपनी बग्गी और घोड़ों की तरफ आ गए। सब आदमी घोड़ों पर सवार हो गए और जमींदार अपने बेटों के साथ अपनी बग्गी में सवार निकल पड़ा गंगा की सरहद पार करके गंगा और सोमू को तलाशने। गंगा का भाई अपने पिता से बोला, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे वो दोनों कम जात, मिलते ही उन दोनों की गर्दन अलग कर देंगे। इधर गंगा और सोमू अपनी ही धुन में खोए साइकिल पर सवार चले जा रहे थे, सबकी पहुंच से बहुत दूर। गंगा और सोमू कुछ ही दूर पहुंचे होंगे कि पीछे से गंगा के पिताजी और भाई अपने आदमियों के साथ बग्गी में सवार वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी बग्गी से सोमू की साइकिल को टक्कर मारी, जिस वजह से सोमू और गंगा साइकिल से उछलकर दूर जा गिरे। वो दोनों संभल पाते कि तभी गंगा के भाई ने उन दोनों को पकड़ लिया और सोमू को सभी लोग मिलकर बुरी तरह पीटने लगे। गंगा लाख चीखती चिल्लाई कि सोमू को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मैंने ही बुलाया था, मैंने ही घर से भागने का तय किया था। बापू भैया, भगवान के लिए सोमू को छोड़ दो। लेकिन जमींदार और उसके बेटे और आदमी सोमू को बुरी तरह लात घूंसे और डंडे से पीट रहे थे। जब गंगा की कोई फरियाद उन सब ने नहीं सुनी तो गंगा को बहुत गुस्सा आ गया। आखिर वो भी राजपुताना थी, उसकी रगों में भी वही खून बह रहा था जो कि उसके बाप और उसके भाइयों की रगों में बहता था। गंगा ने किसी तरह भाइयों के हाथ पर दांत गड़ा के चुंगल से छुड़ाकर अपने पिता को धक्का देकर उनके हाथ से बंदूक छीन ली और उन सब से थोड़ा दूर जाकर चीखी, रुक जाओ वरना एक एक को मौत के घाट उतार दूंगी। अब जिसने भी मेरे सोमू को हाथ लगाएगा वो जान से गया समझो। लेकिन जमींदार के आदमी सोमू को फिर भी पीट रहे थे। गंगा ने उन चारों आदमियों के ऊपर गोली चला दी। गोली की आवाज उस जंगल की खामोशी को चीरती हुई सीधा उन चारों आदमियों की खोपड़ी और सीने छल्ली कर गई। वो लोग एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ लहू लुहान जमीन पर गिर पड़े और आखिरी हिचकी लेने लगे। फिर गंगा ने अपने पिता और भाई पर बंदूक तानकर कहा, हम दोनों को यहाँ से जाने दो वरना आप लोगों को भी यही अंजाम होगा। गंगा ने घायल सोमू को उठाया और साइकिल पकड़ाई। दोनों साइकिल पर सवार होकर वहां से निकल गए। गंगा ने अब भी अपने पिता और भाई पर बंदूक तानी थी, खबरदार अगर किसी ने हमारा पीछा किया। वो दोनों वहां से आगे बढ़े और काफी दूर निकल गए। गंगा साइकिल के पीछे वाली सीट पर बैठी थी और घायल सोनू अपनी दोनों की जान बचाने की खातिर कहरता हुआ पूरी शक्ति लगाकर साइकिल चला रहा था। गंगा और सोमू साइकिल पर सवार किसी तरह वहां से बचकर निकले। गंगा सोमू के पीछे बैठी थी और घायल सोमू किसी तरह साइकिल चला रहा था। वो लोग अभी कुछ ही दूर पर पहुंचे थे कि गंगा के सर पर पीछे से किसी ने पत्थर फेंक कर मारा। आह की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा और गंगा चलती साइकिल से नीचे गिर गई। उसका सर फट गया था। गिरते ही गंगा पूरी जोर से चिल्लाई, सोमू भाग जाओ जल्दी। लेकिन सोमू साइकिल रोककर उसे संभालने को आया तो गंगा चिल्लाई, रुको सोमू, तुमको हमारे प्यार का वास्ता, तुम्हारी गंगा की कसम है तुमको, जल्दी से चले जाओ यहाँ से। मैं खुद को संभाल लूंगी, जाओ सोमू, वरना वो लोग तुमको जान से मार देंगे। तुमको अपनी गंगा के प्यार का वास्ता। सोमू कसम के बंधन ना चाहते हुए भी वहां से साइकिल लेकर रोता हुआ निकल गया। उसके जाते ही गंगा के भाई और पिता वहां पहुंचे, लेकिन तब तक गंगा का खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके पिता ने बेटे से कहा, चलो जल्दी इसको बग्गी में डालकर ले चलो, वहां बारात इंतजार कर रही होगी। गंगा का भाई गर्जा, पिताजी उस नीच सोमू को पहले जान से मार डालने दो। नहीं, उसे हम बाद में देखेंगे, पहले इस वक्त हमें घर पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना बारात वापस लौट गई तो पूरे गांव
बिरादरी में थू थू हो जाएगी हमारे नाम की। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कहकर बेटे ने बेहोश गंगा को उठाकर बग्गी की पिछली सीट पर लिटाया और बग्गी वापस हवेली की तरफ मोड़ ली। जब उनकी बग्गी उस नदी के पास से होकर गुजर रही थी, तभी अचानक गंगा को होश आ गया। वो पीछे बग्गी में अकेली थी। उसने देखा बाप और भैया का पीछे ध्यान नहीं है, क्योंकि वो उसे बेहोश समझकर निश्चिंत थे। तो गंगा ने फटाफट चलती बग्गी से कूद गई और जब तक उसके बाप और भैया को कुछ पता चलता, गंगा दौड़कर उस नदी में कूद गई। पानी में तेज आवाज से जमींदार और उसके बेटे का ध्यान उस नदी की तरफ गया तो उन्होंने देखा गंगा डूब रही थी उस नदी में। वो लोग बग्गी रोककर नदी की तरफ दौड़े। जमींदार अपने बेटे पर गरजा, ले आओ पकड़कर उस हरामजादी को, हमारे कुल की मर्यादा मिट्टी में मिलाना चाहती है। कमजात लड़की, निकल बाहर नदी से। जमींदार के हाथ में बंदूक थी जो उस समय उसने अपनी ही बेटी पर तान रखी थी। वो गरजा, निकल जा बाहर, वरना भूल जाऊंगा कि तू मेरी एकलौती लाडली बेटी है। गोलियों से भून डालूंगा, इसलिए सीधे से बाहर आजा पानी से। लेकिन गंगा भी कहाँ झुकने वाली थी। उसके रगों में भी राजपुताना लहू बह रहा था। अपने ही बाप भाई के जुल्मों के खिलाफ बगावत कर बैठी। जैसे जैसे गंगा का भाई नदी में उसके पास पहुंचने की कोशिश करता, वैसे वैसे गंगा और गहरे पानी में चली जा रही थी। भाई और बापू की पहुंच से दूर निकल गई थी गंगा। गंगा उस नदी के बीचों बीच पहुंच गई थी और उसके भाई ने अब तैरकर उस तक पहुंचना शुरू किया। गंगा के पिता ने तो सीधा बंदूक ही तान दी थी गंगा पर निशाना साध कर। ये देख गंगा के सब्र का बांध टूट पड़ा और गंगा ने चीख कर कहा, अपने झूठे गुरूर के चलते आप लोगों ने हम दो सच्चे प्रेमी को जुदा किया है। देखना, एक दिन आपका खानदान, आपका गुरूर, आपका घमंड, आपकी शानो शौकत, आपकी इज्जत, आपकी ऊंची हवेली, आपकी दौलत, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि आप लोगों की जिंदगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, इसलिए आप लोगों के साथ भी कभी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर गंगा के पिता का क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो जोर से दहाड़ उठा, हरामजादी कुतिया, ये तू अपने ही बाप भाइयों के लिए विचार रखती है? नीच कमजात, तुझे तो पैदा होते ही उसी वक्त गला घोट देता तो बहुत अच्छा होता। कल मुही कही की, तुझे अपने ही कुल की मर्यादा का और अपने ही पिता की इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं। ये तू उस 2 कौड़ी के नीच कल के लड़के की पढ़ाई पट्टी रट रही है। तुझे जरा भी लाज ना आई उस कमजात से प्यार मोहब्बत की पढ़ाई पढ़ते हुए? तू मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं है। उस मक्कार को तो हम जिंदा ही नहीं छोड़ने वाले। बस एक बार तेरी शादी हो जाए आज हमारे मित्र के बेटे से। पिताजी, भूल जाना कि आपकी कोई बेटी थी। बाप कहलाने के आप ही लायक नहीं हो। कभी अपनी बेटी को अपनी बेटी नहीं समझा, सिर्फ बेटी को अपनी जागीर और कठपुतली समझकर अपने इशारे की गुलाम बनाकर रखा। नहीं मानती मैं अब आपका कोई हुक्म, ना मैं आपकी बेटी ना आप मेरे बाप हो। अच्छा, तो तू नहीं मानती हमें अपना पिता और नहीं मानती हमारा कहना तो ले, अब हो जा हमेशा के लिए हमारी नजरों से दूर। कहते हुए जमींदार पिता ने अपनी ही इकलौती बेटी गंगा पर धाएं धाएं बंदूक की सारियां गोलियां दाग दी। बंदूक की गोलियां गंगा के सिर, पीठ और सीने को चीरती हुई आर पार निकल गई। गंगा के बदन से खून के फवारे निकलकर नदी का दूधिया पानी लाल करने लगा। गंगा कुछ देर छटपटाई और वहीं पानी में डूब गई। पिता और भाइयों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। आखिरी क्षण में भी गंगा अपने पिता को गहरी नफरत भरी नजरों से देखती हुई डूबी थी और वो लोग खुश थे क्योंकि उन्होंने 2 प्यार करने वालों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया था। गंगा के भाई ने उसकी लाश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके नसीब में गंगा की लाश को भी हाथ लगाना नहीं लिखा था। शायद गंगा ही नहीं चाहती थी कि वो दरिंदे उसकी लाश को छुएं। गंगा नदी के जल में मिल गई थी।
गंगा को मौत की नींद सुलाकर उसका बाप भाई वापस अपनी ही हवेली चले गए और बारातियों से रोते हुए बोले कि दुल्हन को कोई भयानक जानवर उठाकर ले गया था। जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो जानवर हमारी गंगा को मारकर खा चुका था। ऐसा कहकर उन्होंने बारात वापस लौटा दी। जब सोमू को गंगा की गुमशुदगी की खबर मिली तो वो फूट फूट कर रोया और उसने भी उसी नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली जिस नदी के पास वो दोनों मिले बिछड़े थे। उस दर्दनाक घटना के बाद जुम्मा 1 महीना बीता होगा कि एक रात जमींदार के खेत और हवेली में न जाने कैसे एक ही समय पर रात के 2 बजे आग लग गई। उस समय जमींदार और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहा था। आग इतनी भयानक भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी हवेली और हजारों एकड़ खेत सब कुछ जलकर राख हो गया। उसके साथ ही जमींदार और उसका पूरा परिवार भी जलकर राख बन गया। सब गांव वालों का कहना है कि गंगा ने अपना बदला पूरा किया था। गंगा की कहानी सुनकर नानी समेत सभी की आंखों में आंसू भर आए। बहुत गलत हुआ, अन्याय हुआ उन दोनों मासूम प्रेमियों के साथ। नानी और उनकी सास ने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है गंगा और सोमू की मुक्ति का? उन बुजुर्ग ने कहा, उनका केवल एक ही निदान हो सकता है। जब गंगा और सोमू के कंकाल को नदी के पानी से ढूंढकर निकाला जाए और पूरी विधि विधान उन दोनों के कंकाल को अंतिम संस्कार किया जाए। सब गांव वाले एक साथ बोले, जी जरूर, हम सब लोग मिलकर ढूंढेंगे उन दोनों के कंकाल को। जब पूरे गांव वाले साथ हो लिए तो फिर क्या मुश्किल थी। अगली सुबह सब गांव के कुशल तैराके उस नदी की गहराई में उतर गए और इस तरह पूरी 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद गंगा और सोमू के कंकाल नदी की तलहटी में पड़े हुए कुछ बड़े पत्थरों के पास पड़ी मिली। बस फिर क्या था, गंगा के सबसे विद्वान और बुजुर्ग पंडित जी के हाथों गंगा और सोमू के कंकाल का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया गया। आखिरी यज्ञ हेतु देते ही फट की जोरदार आवाज हुई। उन चिताओं में से सफेद चमकीली धुआं निकलकर एक दूसरे में गुटमत हुए आसमान में जाकर ओझल हो गए। उस दिन के बाद नानी के गांव में कभी कोई दुल्हन भूतनी नजर नहीं आई। नाना नानी उसके बाद 20 वर्ष तक उस गांव में रहे। वहीं पर हमारी मम्मी मौसी जी पैदा हुई थी। फिर वो सब लोग गांव की घर जमीन बेचकर आगरा शहर में आकर बस गए। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट में जरूर बताएं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।